हेलो दोस्तों, एक बार मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। तो ये है DSSC का नेक्स्ट PYQ। यदि आपने पहली क्लासें नहीं देखी हैं तो आपसे निवेदन है कि आप जो पहली 1 2 3 क्लास हैं उनको देखें, उसके बाद में आप इस क्लास पे आएँ, ठीक है ना। फिर आप कहेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा, समझ तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक पहले मैंने 2026 के PYQ कराए लेटेस्ट, अब ये 2025 के चल रहे हैं, तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत तो होगी ना। तो पहले आप 2026 के कीजिए शुरुआत क्लास से, उसके बाद में आप इस क्लास पर आइए। यदि आप आ ही गए हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना, और कोई कमी हो वीडियो में तो कमेंट में लिख देना, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यदि मांग वक्र और आपूर्ति वक्र दोनों एक ही समय दाईं ओर शिफ्ट हो जाएं, कहाँ हो जाएं दोस्तों? दाईं ओर शिफ्ट हो जाएं। कौन से? मांग वक्र और आपूर्ति वक्र। तो बाजार संतुलन की मात्रा पर क्या निश्चित प्रभाव होगा? संतुलन की मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती, संतुलन की मात्रा समान रहती है, संतुलन की मात्रा घटती है, या संतुलन की मात्रा बढ़ जाती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर दोनों दाईं ओर शिफ्ट हो जाएं, कहाँ हो जाए? दाईं ओर यानी राइट साइड शिफ्ट हो जाएं। कौन से? मांग वक्र और आपूर्ति वक्र। मांग वक्र और आपूर्ति वक्र। तो क्या होता है? संतुलन की मात्रा बढ़ जाती है। क्या होता है? संतुलन की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1991 के बाद भारत के बाह्य क्षेत्र सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस बात की नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से अधिक जोड़ा है? तो ये जोड़ा है आयात शुल्क दरों में कमी कर विश्व व्यापार में भागीदारी बढ़ाना। क्या करना दोस्तों? आयात शुल्क दरों में कमी कर विश्व व्यापार में भागीदारी बढ़ाना, जिससे क्या होता है? वैश्विक अर्थव्यवस्था में अधिक जुड़ाव होगा। क्योंकि आप जानते हो कि जब आयात शुल्क बाहर से वस्तु आएंगी, उनकी अगर शुल्क टैक्स आप कम लोगे तो जो व्यापार के लिए उत्साहित होंगे और देश और वो अपने सामान को भारत में बेचना चाहेंगे, क्योंकि भाई आयात शुल्क क्या है? कम है। और उससे क्या होगा? प्रतिस्पर्धा होगी। मान लो कोई चीज़ आ रही है चीन से, मान लो जापान से, मान लो या और कोई देश है अमेरिका से, मान लो 100 रुपये की आ रही है। एक तो हम टैक्स लगाते हैं 100 रुपये, एक एक देश टैक्स लगाता है 100 रुपये, मान लो जैसे नेपाल 100 रुपये टैक्स लगा रहा है और हम लगा रहे हैं 50 रुपये टैक्स। तो भाई वो अपनी चीज़ को कहाँ पर बेचेंगे? यहाँ इंडिया में बेचेंगे। कहाँ पर बेचेंगे? इंडिया में। और सबसे ज़्यादा खरीदेंगे कहाँ पर? भाई इंडिया में खरीदेंगे, क्योंकि वो 100 रुपये टैक्स लगा रहा है। 200 की वस्तु है तो नेपाल में मिलेगी 300 की, और इंडिया में मिलेगी कितने की? 250 की। कितने की? 250 की। तो क्या होगा? वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्या होगा दोस्तों? जो विश्व व्यापार है उसमें भागीदारी बढ़ेगी, ठीक है। प्रतिबंध लगाना ये उदारीकरण के विपरीत है। कड़ा नियंत्रण, इसे वैश्वीकरण कम होता है। भाई जब कड़ा नियंत्रण होगा तो वैश्वीकरण कम होगा ही होगा। यह आयात शुल्क कम करना, बिल्कुल ये सही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिवर्ष बढ़ती है। मात्रात्मक प्रतिबंध, इससे व्यापार सीमित हो जाता है। एक तो फिक्स मात्रा प्रतिबंध लगाएंगे तो भाई व्यापार भी सीमित होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उन्नीस सौ 1955 में गठित भारत के प्रथम विधि आयोग फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे भाई लोग? ये थे MC शीतल बाढ़। कौन थे? 1955 में गठित भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो MC शीतलवाड़ थे, जो कि MC शीतलवाड़ भारत के पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, रह चुके हैं। अब बात करें, कहाँ गया भाई? क्या नाराज हो रहा है हमसे? अब बात करें BP मेनन, तो ये प्रशासनिक अधिकारी, रियासतों के एकीकरण में इनकी भूमिका थी। जगजीवन राम आप जानते हैं, स्वतंत्रता सेनानी व मंत्री रह चुके हैं। JB कृपलानी स्वतंत्रता सेनानी व कांग्रेस की नेता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में किस यूरोपीय औपनिवेशिक शक्ति ने डचों ने 1658 में सीलोन या श्रीलंका छीना? ध्यान रखना, अगर श्रीलंका का पुराना नाम पूछे तो क्या था? सीलोन था। और 1658 में छीना था औपनिवेशिक डचों ने, ठीक है। डचों ने 1658 में सीलोन या श्रीलंका किससे छीना था? तो भाई साहब ये छीना था पुर्तगालियों से। किससे छीना था? पुर्तगालियों से। और कब छीना था? 1658 में। किससे छीना था? डचों से छीना था, ठीक है।
ये कह रहा है पुर्तगाली डचों ने 1658 में सीलोन यानी पुर्तगालियों से छीना था। फ्रांसीसी श्रीलंका पर नियंत्रण नहीं था। आयरिश शासक औपनिवेशिक शक्ति नहीं थी, जबकि ब्रिटिश बाद में 1796 में नियंत्रण किया। नेक्स्ट चलते हैं। यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, जब उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है, तो उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति और वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब आप दोस्तों इसको समझना थोड़ा सा, क्योंकि ये समझने वाले क्वेश्चन हैं इकोनॉमिक्स वाले। भाई कोई वस्तु है, मान लो कि ये है ब्रेड, मान लो सेब, मान लो, इसको मैं बताऊं, आप इसको सेब मान लो, सेब है, ये सेब है दोस्तों। इसकी कीमत पहले 1 रुपये थी, अब हो गई 5 रुपये। और ये एक आदमी है, पहले ये 5 रुपये कमाता था और आज भी ये 5 रुपये कमा रहा है, ठीक है, गौर से समझना। तो दोस्तों पहले ये 5 रुपये में 5 सेब ले सकता था जब एक की थी, लेकिन अब कितनी लेगा? 5 रुपये में एक ही सेब लेगा भाई, क्योंकि 5 रुपये होगी, इसकी आय 5 रुपये, क्योंकि आय स्थिर है। तो दोस्तों इसकी क्रय शक्ति घटेगी कि बढ़ेगी? क्रय शक्ति मतलब खरीदने की क्षमता क्या होगा, इसकी क्रय शक्ति जो है घटेगी। तो क्रय शक्ति घटेगी किस ऑप्शन में है? इन दोनों ऑप्शन में क्रय शक्ति घटेगी, क्रय शक्ति घटेगी, ठीक है। और भाई जब चीज 1 रुपये की थी फिर 5 रुपये की हो गई, तो इसे जनता कम खरीदना चाहेगी, क्यों? क्योंकि महंगी हो गई भाई, तो इसकी क्या होगी? मांग घटेगी, मांग घटेगी। तो मांग इन दोनों में किस में घट रही है? पहले में, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो थोड़ा आप कॉमन सेंस लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य क्षेत्र में देश में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं के साथ उच्चतम लिंग अनुपात दर्ज किया गया? तो इसका सही उत्तर है केरल, जो कि ये क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका है, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा साक्षरता और लिंग अनुपात कहाँ पर है? केरल में। और ये कितना है? 1084। ये तो खुद को दिया ही गया है ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस दोस्तों आईएनसी कौन है? इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। किसमें? 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। नेता संवैधानिक तरीकों पर क्रमिक सुधार से जुड़े हैं, न कि बहिष्कार और जन आंदोलन के चरमपंथी विचारधारा से। मतलब इसका कहना है, देखना गौर से, कि जो बहिष्कार और चरमपंथी आंदोलन है उसे तो ज्यादातर जो किया है वो किया है गर्म दल के नेताओं ने, गर्मपंथी नेताओं ने। और ये कह रहा है कि संवैधानिक तरीकों से तो इसके जो नरम दल के नेता होंगे वो होंगे, जैसा कि मैंने बताया था मैंने बताया था कि लाला लाजपत राय, ये तो होगा नहीं क्योंकि गरम दल का नेता था दोस्तों, लाल बाल और पाल। तो ये अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर, इनमें से होगा, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर है वो है गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। और इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया के जो वो था संस्थापना की थी, अभी हमने पढ़ा है ऊपर। ये नरम दल के नेता थे और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ये शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों में सुधार के पक्षधर थे। जो कि बाल गंगाधर तिलक थे ना, बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक, भारतीय शांति के जनक कहा जाता है और ये गरम दल के चरमपंथी नेता थे। लाला लाजपत राय लाल बाल पाल तिकड़ी का हिस्सा थे और ब्रिटिश शासन के खिलाफ कड़े विरोधों के बहिष्कार की रचना रखते थे। इनका तो मतलब यही था कि यार जो ब्रिटिश को त्यागो, बिल्कुल हर चीज को त्यागो, अपना स्वदेशी अपनाओ, आंदोलन करो। अरविंद घोष ये शुरुआत में क्रांतिकारी और एक चरमपंथी नेता थे। इन्होंने बाद में सक्रिय राजनीति छोड़कर आध्यात्मिकता अपना ली। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के तहत मंत्रिपरिषद और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सही ढंग से अलग करता है? आप चार ऑप्शंस को पढ़िए।
मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री शामिल होते हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रमुख विभागों के वरिष्ठ मंत्री होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन सी, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति संसद द्वारा की जाती है और केंद्रीय मंडल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। डी, केंद्रीय मंत्रिमंडल एक संवैधानिक निकाय है जबकि मंत्रिपरिषद एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर होगा ए, मंत्रिपरिषद जो है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक बड़ा निकाय है जिसमें कैबिनेट, राज्य मंत्री, उप मंत्री सभी शामिल होते हैं। कैबिनेट मंत्री इसी का एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें केवल वरिष्ठ मंत्री होते हैं। ठीक है ना, मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री शामिल होते हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रमुख विभागों के वरिष्ठ मंत्री होते हैं। ठीक है ना, मंत्रिमंडल राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। ठीक है ना, मंत्री सेकंड ऑप्शन में कह रहा है कि राज्यसभा के प्रति, भाई राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी क्या होगा? जो उनका नेता होगा, प्रधानमंत्री होगा, उसके प्रति जिम्मेदार होंगे ना जो मंत्रिपरिषद कोई अगर काम करता है तो। लोकसभा के प्रति जो लोकसभा का नेता होता है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति संसद द्वारा की जाती है, ये भी नहीं है भाई। संसद के द्वारा कैसे की जाएगी नियुक्ति? संवैधानिक निकाय तो है ही नहीं, आपको बताए। भारत की रियासतों के एकीकरण के लिए जिम्मेदार राज्य विभाग आधिकारिक तौर पर किस वर्ष गठित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था 1947 में। कब किया गया था? 1947 में। 5 जुलाई 1947 को सरदार पटेल के नेतृत्व में इस विभाग का गठन किया गया ताकि आज़ादी से पहले रियासतों का विकल्प विलय सुनिश्चित किया जा सके है। जबकि हम बात करें 1950 को, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र बना। बात करें 1952 की तो इस वर्ष भारत में पहले आम चुनाव हुए और नई सरकार बनी। बात करें 1940 की तो कैबिनेट मिशन की योजना आई और इस अंतरिम सरकार का गठन दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुच्छेद 153 के तहत राज्यपाल के बारे में सही प्रावधान है। तो अनुच्छेद 153 के तहत हम बताएं आपको, अनुच्छेद 7वें संविधान संशोधन 1956 में यह प्रावधान है कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। ठीक है, जो राजस्थान जेल वार्डर का पेपर हुआ था ना, उसमें पूछा गया था कि ये किस संविधान संशोधन थे ये, यदि राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है तो बताइए ये संविधान संशोधन कौन सा है। तो ये आता दोस्तों किसमें? राजस्थान जेल प्रहरी का एग्जाम था, उसमें आया था, डिट्टो बिल्कुल छप के नहीं है। और ये तो आता ही आता है, फेमस क्वेश्चन है। राष्ट्रपति से संबंध अनुच्छेद, राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद और संविधान संशोधन। ठीक है, ये तो आता ही आता है। शंकरी प्रसाद मामला 1951, ये मामले पूछे जाते हैं। शंकरी प्रसाद मामला, गोला गोकर्णनाथ और अन्य भी मामले हैं, धर्मवीर सिंह, क्या क्या मामले हैं, ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है ऑप्शन डी, यानी कोर्ट ने मना किया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों को संविधानों के लिए हिस्से को भी रख सकती है। किससे संबंधित है दोस्तों? इसने मौलिक अधिकारों को संशोधित करने की संसद की शक्ति को बरकरार रखा। ठीक है, जबकि बुनियादी ढांचे हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, उसका सिद्धांत 1973 में केशवानंद भारती मामले में आया था। ध्यान रखना, ये मामला केशवानंद भारती मामला बहुत फेमस मामला है। सेकंड था कि कोर्ट ने कहा न्यायिक संशोधन विधि में श्रेणी में नहीं आते, इसलिए इनकी समीक्षा साधारण कानूनों से तय नहीं होगी। ठीक है ना भाई, साधारण कानून को तो कैसे समीक्षा हो सकती है? यह मामला भी गलत है। तीसरा, न्यायिक समीक्षा को राजनीतिक नीतिगत मामलों तक बढ़ाना। भाई नीतिगत मामला तो कोई इस पर हस्तक्षेप करेगा ही नहीं, वो राजनीतिक मामला, सॉरी। यह मामला मुख्य रूप से संपत्ति के अधिकारों संशोधन की शक्ति पर केंद्रित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था की परिभाषित विशेषता। समाजवादी अर्थव्यवस्था की परिभाषित विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है उत्पादनों के साधनों पर राज्य का स्वामित्व और नियंत्रण, उसे कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था।
जिसमें क्या हो, उत्पादनों के साधनों पर राज्य का स्वामित्व और नियंत्रण हो। लाभ के उद्देश्य से दोस्तों पूंजीवाद, जो ऑप्शन ए है, लाभ का उद्देश्य कौन करते हैं, पूंजीवाद की विशेषता है लाभ का उद्देश्य। बाजार में सरकारी हस्तक्षेप की पूर्ण अनुपस्थिति, जिसे कहते हैं मुक्त बाजार। क्या कहते हैं, मुक्त बाजार। ये रहा मुक्त बाजार, इसे कहते हैं मुक्त बाजार। ये कह रहा है कि आर्थिक और निर्णय पूरी तरह से परंपरा पर आधारित हो, तो ये कौन सी होती है, पारंपरिक अर्थव्यवस्था हो जाती है। जिसमें परंपरा पर आधारित है वो पारंपरिक अर्थव्यवस्था हो जाएगी। और उत्पाद के साधनों पर राज्य का स्वामित्व हो उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्कल का मैदान, ये तो आपको पता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। उत्कल का मैदान कहाँ पे है, उड़ीसा में है। आंख बंद करके टेक दो, ठीक है। उत्कल का मैदान कहाँ पे है, उड़ीसा में है। और जो तमिलनाडु के तट हैं उनको कोरोमंडल तट कहते हैं। आंध्र प्रदेश में नॉर्थर्न सरकार है। कौन है, नॉर्थर्न सरकार। सरकार में समझ लेना, ये ऐसे ही हिस्सा है, ठीक है ना, मैदानों का। जबकि पश्चिम बंगाल में तुम्हें पता है कि यहाँ तटीय क्षेत्र मुख्य रूप से डेल्टा बनाता है। मैंने आपको बताया भी था कि भारत बना के इधर जो बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरती हैं वो क्या करती हैं, डेल्टा बनाती हैं। और इधर अरब सागर की तरफ जो नदियाँ गिरती हैं वो क्या करती हैं, एस्चुरियन मुहाने का निर्माण करती हैं। फर्स्ट वीडियो में बताया था, आप अच्छे से पढ़ा करो। देख लो दोस्तों, आपका आ गया ये केस आनंद भारती मामला, अभी पढ़ा था हमने इसकी। आ गया, देखो घूम घूम के आ रहे हैं क्वेश्चंस, ऐसे ही हैं दोस्तों। 2-3 क्वेश्चंस तो ऐसे ही आते हैं। केस आनंद भारती मामला कि मूल में कौन सा मुद्दा था, आ गया, अभी कराया था दोस्तों हमने। देखो बुनियादी ढांचा संविधान का, आ गया ना। केस आनंद भारती मामला 1973 था शायद, मैं अभी और देख के बताता हूँ। ये आ गया भाई साहब 1973 केस आनंद भारती मामला। देखो ये रहा, ये रहा, ठीक है। आया मजा कि नहीं आया, ठीक है। आप लोग तो कुछ बोलते नहीं हो, लिखते भी नहीं हो। ये आ गया भाई मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो मिक्स इकोनॉमी है का सर्वोत्तम वर्णन है। मिक्स अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जो सरकार है और निजी क्षेत्र दोनों स्वामित्व व उत्पादन में भाग लेते हैं। मतलब मिक्स हो गई एकदम, सरकार और प्राइवेट दोनों मिक्स हो गए। जो अर्थव्यवस्था होती है, जो स्वामित्व होता है ना दोनों का, उसे क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति कार्यकारी शक्तियां किसके अनुसार प्रयोग होती हैं। किसके अनुसार प्रयोग होती हैं दोस्तों, ये होती है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। मंत्रिपरिषद की सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर होती हैं भाई साहब, ठीक है। राष्ट्रपति जो कार्यकारी शक्तियां हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर उनका उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताना भगत जी, ताना भगत आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था, या उसका नेतृत्व जो है ताना भगत आंदोलन का वो किसने किया था। तो ये था भाई ताना भगत और जतरा भगत, ताना भगत और जतरा भगत। तो किसने किया था दोस्तों ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व, तो जतरा भगत। ये तो तुक्के वाली बात होगी, मतलब अगर आप एग्जाम में नहीं आता है, थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो लगा देना। क्यों क्यों लगा देना दोस्तों, क्योंकि आपने हमारे प्रैक्टिस में पढ़ा होगा, पहले भी हमने पढ़ाया है कि बिरसा मुंडा उगलू खान आंदोलन से संबंधित थे। वीर बुद्धू भगत कोल विद्रोह से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आपको तुक्का लगाना है तो आप इसे लगा के आ सकते हो। ताना भगत आंदोलन 1914 में छोटा नागपुर का पठार, जो कि वर्तमान में झारखंड में है, कहाँ पे है, झारखंड में है, में शुरू हुआ था। और दोस्तों यह एक जनजातीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था। तो दोस्तों झारखंड से मुझे एक पिक्चर याद आ गई, उस पिक्चर का नाम था मिशन रानीगंज। क्या था, रानीगंज। रानीगंज जो कोल माइनिंग क्षेत्र है वो कहाँ पे, झारखंड में। कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो आप ध्यान रखना, ठीक है ना, मिशन रानीगंज। तो दोस्तों आप यहाँ तक आए, जुड़े रहिए, धन्यवाद। आपको ऐसी ही वीडियो 1 या 2 दिन छोड़ के जब भी मेरी PDF कंप्लीट हो जाती है तो आपको तुरंत देखने को मिलेगी।
और यदि आपके एग्जाम्स हैं आगे आने वाले, तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। जैसे कि MTS है, DTPP कोर्ट अटेंडेंट है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है, और भी एग्जाम्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, DPPP मतलब PYQ मतलब डिजिटल प्रवेश, ठीक है ना। आप जितने PYQ करोगे आपको उतना फ़ायदा होगा। और PYQ कौन से, जो PYQ हम करा रहे हैं 4 ऑप्शन की व्याख्या समेत, ठीक है। जो रिलीजेंट विलेजर्स ने करा दिया वो व्याख्या, वो प्रैक्टिस सेट, वही DPPP के लिए है, ठीक है ना। DPPP मतलब रिलीजेंट विलेजर्स। आप यहाँ तक आए हैं, 15-20 क्लास देखिए, जो मैं टॉपिक बताता हूँ उनको कीजिए, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। बस ध्यान रखना, दिल्ली में वैकेंसी कम आती हैं, इतनी वैकेंसी नहीं आती, लेकिन आपको वास्तव में थोड़ा 1 या 2 विषय तो ऐसी होनी चाहिए, मैथ या रीजनिंग और हिंदी का, इनमें से फुल की कोशिश करें, इन 3 विषय में से, ठीक है ना। हमको पता है कि जीके पूरी फुल स्कोरिंग तो है नहीं, लेकिन हमारा टारगेट फुल स्कोर का ही रहेगा, ठीक है ना। तो धन्यवाद। कैसी लगी आपकी वीडियो? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।